सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो हमने डिस्कशन कर लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग कंडीशन पर है उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो है बोलते हैं। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क डन है ये दोनों में क्या रिश्ता होता है, या बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन का, वो अब हम लोग डिराइव करने जो है जा रहे हैं। ठीक है, सो सपोज an object of mass m is placed at a horizontal surface. On applying a constant force F, the object displaces a distance s, then the work done on the object is. सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है यहां पर, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सपोज दैट m है। हमने इस पर क्या किया, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाया F, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर जो है इतना यहाँ पे खिसक गया। कितना दूर डिस्प्लेस किया हमने? एस डिस्टेंस जो है हमने क्या किया उस पर जो है क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है उस पर हुआ है फोर्स के लगने के कारण से। तो अब देखिए हमने उस ऑब्जेक्ट को धक्का देने में कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स हमने कितना लगाया है? कैपिटल एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कैपिटल एस के बराबर हुआ है। तो लेट से ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमने वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट को एस डिस्टेंस हटाने के लिए। नाउ लेट द एक्सेलरेशन क्रिएटेड ऑन द बॉडी बी ए ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये जो टेबल में जो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। तो जब ये ट्रेवल कर रहा था इस समय सपोज इसका जो एक्सेलरेशन है वो मान लेते हैं ए है। इस समय जो एक्सेलरेशन वो जी नहीं होगा। जी कब होता? जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जाता या वर्टिकली डाउनवर्ड आता, उस समय का जो एक्सेलरेशन होता वो ग्रेविटी के कारण होता, तो उस समय के एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल जी कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी तो ये बुक या ये जो ऑब्जेक्ट है तो टेबल में रखा हुआ है, और टेबल में रखे होने के बाद जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली जो एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक ले जाने में, उस एक्सेलरेशन का नाम है सपोज स्मॉल ए। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। We have studied the equation of motion in our previous lesson. Following is the relation between the constant acceleration a of a moving object when its initial velocity u and the final velocity v and the displacement is s. अब हम लोग यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट के लिए एक और इक्वेशन ढूंढने जा रहे हैं। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? v है। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? एस डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करते समय इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? ए है। तो हमारे पास मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज क्या होता है आपका? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है इसको मैं दूसरे साइड में लेकर आऊंगा तो ये यहां आकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a/s हो जाएगा। अब अगर मैं वहां से s की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये जो 2 और a है ये दोनों s के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मुझे s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या s की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो उसको s से दूर करना पड़ेगा। तो इधर का मल्टीप्लीकेशन दूसरे साइड में आकर क्या कर जाएगा? इसको डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया क्या? एक रिलेशन। आप इसको इक्वेशन 2 देना चाहो तो 2 दे सकते हो, 3 देना चाहो तो 3 भी जो है आपको जो अच्छा लगता है आप वो जो है यहां पर दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमें सिंस न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तो पहला इक्वेशन है जो हमने वर्क डन के फॉर्मूले से निकाला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को u कंसीडर किया, फाइनल को v किया, उसका एक्सेलरेशन u से v तक का a है, और डिस्प्लेस कितना हुआ है? s डिस्टेंस। तो यहां से हमें s का ये रिलेशन जो है मिल गया, और फोर्स का न्यूटन के सेकेंड लॉ से m इंटू a मिला।
अब 2 और 3 की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आगे हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के जगह हमें क्या मिल जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एस के जगह देखो यहां पर क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है 2a। अब देखिए ये a और ये a दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा m और ब्रैकेट में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा जो है वर्क का फॉर्मूला जो है बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्क का फॉर्मूला बना हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं। फोर्स की वैल्यू को और एस की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ए और ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है ये आया। ठीक, अब जो टेबल था उस टेबल में जो बुक रखा हुआ था इनिशियल कंडीशन में कैसा था, रेस्ट कंडीशन पर था, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला था हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यू के जगह क्या रख देंगे 0, क्योंकि वो जो बुक है वो स्टेशनरी कंडीशन पर था, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो हमें यहां से वर्क डन क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन कितना मिला हमें, हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज द वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने जितना भी वर्क डन किया, सपोज ये पूरा का पूरा वर्क जो है बिना लॉस हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं। तो यही अब जो W है ये बदल जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर जो है आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड हमें पता है, उसका मास पता है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है हम वो जो है बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इरेज करके एकदम शॉर्ट में आपको फिर से क्या करता हूं, समझा देता हूं डेरिवेशन को, क्योंकि ये डेरिवेशन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को जो है मिल सकता है। तो सपोज पहले आप लिख लीजिएगा कंडीशन की एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है और वो जो है क्या है, एम मास को हमने एक टेबल पर रखा हुआ है, उस पर हमने एक फोर्स लगाया एफ, जिसके कारण से उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स कितना लगाया हमने, एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस, ये आप रिटर्न में लिख लीजिएगा। फिर स्टार्ट करिएगा, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। फिर इसके बाद फिर एक लाइन लिखिएगा, लेट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v and the acceleration is a and the displacement is already we know that is s. so motion के इक्वेशन से फिर हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला को लगाएंगे मोशन का सेकेंड इक्वेशन से। फिर इसके बाद हो जाएगा v स्क्वायर, ये u जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, यहां से 2as की वैल्यू निकल कर आएगी। अगर हमें s की वैल्यू चाहिए तो 2a को इधर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां से हमें जो है s की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। इन दोनों की वैल्यू को आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो फोर्स के जगह आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ए और ए कैंसल, तो यहां से वर्क डन हमारा कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सपोज हमारे वाले एग्जांपल में जो इनिशियल कंडीशन था ऑब्जेक्ट का वो स्टेशनरी था, तो इसीलिए u की वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे, 0, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और सपोज दैट यहां पर एक और अजम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि हमने जितना भी वर्क डन किया है वो पूरा का पूरा वर्क डन बिना लॉस के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये अजम्पशन के साथ अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। और इसका यूनिट क्या होता है, सारे एनर्जी का यूनिट हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, ऐसा यूनिट जो है जूल में जो है हम लोग कन्वर्ट जो है करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर एक हमारे पास जो है क्वेश्चन है, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिव, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव हो सकती है क्या, तो डेफिनेटली हो सकती है। कैसे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे पास हाफ एम और इसके बाद क्या था, वी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला हमारा ये था।
तो सपोज एक कोई कार है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो, या 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ते हुए आ रहा है इनिशियल, और फिर इसने क्या किया, ब्रेक लगाना शुरू किया, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर वो आ गई। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है बोला जाएगा, तो हाफ यहां पर एम रखेंगे, v के जगह कितना रखोगे आप 10 का स्क्वायर, और u के जगह कितना रखोगे 50 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर यस आएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन पर डिपेंडेंट है। तो एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला, Which of the two is easier to stop, a truck loaded with the more goods और ट्रक लोडेड विद द लेसर गुड। मतलब हमें किसको रोकना ज्यादा आसान है, एक ट्रक जिसमें ज्यादा सामान है या एक ट्रक जिसमें कम सामान है। तो अब देखिए किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी से पूछते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये होता है, आप चाहो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले को लेकर भी समझ सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसी वजह से हम ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, पहला ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी एक और चीज पर डिपेंड कर रही है, और वो है वेलोसिटी के स्क्वायर पर। जितनी ज्यादा वेलोसिटी को आप बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही बढ़ेगा। तो अगर हमें यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा मास पर डिपेंड करता है, कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा आंसर है कि हमें जो है ज्यादा इजी कौन सा पड़ेगा बोला है ना, तो इजी हमें पड़ेगा अ ट्रक लोडेड विद द लेसर गुड। एक ट्रक जिसमें जो है कम सामान लदा हुआ है वो क्या होगा, हमारे लिए ज्यादा आसान होगा उसको रोकना, क्योंकि उसका मास कम है, और मास कम है मतलब इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है मतलब उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कम फोर्स लगाकर जो है क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आसान कौन सा होगा, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलना कि ज्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट मिलना, तो आंसर है सर कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट मिलना। तो इसीलिए कम मास वाले ट्रक को रोकना क्या है, ज्यादा ईजी है। अच्छा, यहीं पर हमें जो है एक और देखो क्वेश्चन मिल सकता है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी है, हमने उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, पहले के कंपैरिजन में जो है 2 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया। अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब देखिए यहां पर इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 थी इनिशियल कंडीशन पर, और फाइनल कंडीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है v2 वो 2 गुना हो गया। 2 गुना हुआ है, किसका 2 गुना हुआ है भाई, पहले वाले के कंपैरिजन में। पहले अगर वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होगा, तो अब वो कितने स्पीड से चलेगा, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा, डबल हो गया। तो पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर हो जाएगा, और नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम। अब वेलोसिटी कितना हो गया है, 2 गुना हो गया, किसका, पहले वाले का। तो इसीलिए यहां पर, अच्छा नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट, तुम यहां पर लिख देता हूं, पहली काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम v1 स्क्वायर, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी हाफ v2 स्क्वायर। अब v2 की वैल्यू को यहां पर रखते हैं, कितना है हमारे पास, पहले के कंपैरिजन में कितना है, डबल है। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा 4v1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसको, किसको, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, इतना जो है आपका पहले का काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, k1 है कि नहीं, देखो हाफ mv1 स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k1। तो अब देखो हमारी जो सेकेंड काइनेटिक एनर्जी आई वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से कितना है, 4 गुना है। मतलब अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो यहां से शॉर्टकट याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से कितना होगा,
4 गुना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना मतलब वेलोसिटी को 3 गुना कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? 9 टाइम्स। अगर आप वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स। अगर आप मास को डबल कर देते हैं तो कितना होगा बोलेगा? तो मास को अगर आप डबल कर देते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पर सीधा डिपेंडेंट है, इसकी कोई पावर नहीं है, जबकि वेलोसिटी की पावर में 2 है। तो आपको उसका स्क्वायर निकाल के बताना पड़ेगा। तो मास 2 गुना, काइनेटिक एनर्जी 2 गुना, लेकिन अगर वेलोसिटी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुना। बात समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? मास पर वो सीधा प्रोपोर्शनल है, आप मास को जितना गुना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर आप मास को पहले के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप मास को 10 गुना कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 10 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी पर आया तो उसका स्क्वायर करके आंसर बताना है, क्योंकि फॉर्मूला में v का स्क्वायर है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर आप वेलोसिटी को 5 टाइम्स कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स। तो ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है और वो वाला जो है सीधा वाला मास पर डिपेंडेंट है। ध्यान रखिएगा इस चीज का ना, बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो कंफ्यूजन मत करिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में फिर से वहीं से शुरू करूंगा और न्यूमेरिकल को पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी आप ये सब चीजों को अगर कंपैरिजन करना सीख गए कि मास पर कितना डिपेंड है, वेलोसिटी पर कितना डिपेंडेंट है और कैसे बदल रहा है, तो आपके लिए 11th 12th का मैथ्स और फिजिक्स जो है क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा जो है ईजी हो जाएगा। आपको उतना ज्यादा बाकी के कंपैरिजन में मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बस आपको रिलेशन पहचानने आना चाहिए। जैसे यहां पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वो सीधा सीधा मास पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो मास को जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही बढ़ेगा, वेलोसिटी को जितना बढ़ाओगे आपकी काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के बराबर क्या होगा? बदलेगा। ठीक, अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, व्हेन विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार चेंज मोर? when the velocity of car changes from 10 to 20 meter per second और when it changes from 20 to 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब दो कंडीशन दिया है आपको। पहले कंडीशन में कार की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो रही है और दूसरे कंडीशन में 20 से 30 हो रही है। तो आपको बताना है कि किस कंडीशन में कार की काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा चेंज हो रही है। तो सपोज पहले कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं K1 और दूसरे कंडीशन को मान लेते हैं क्या? K2। तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ m वेलोसिटी 1 का स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ m v2 का स्क्वायर। अब देखो कार का मास तो नहीं बदल रहा है ना, पहले और दूसरे कंडीशन दोनों में कार का मास सेम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर m1 और m2 नहीं लगाएंगे ना, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 लगाए ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग उसको वैसी का वैसी रखेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ m। अब देखो एक फॉर्मूला हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। क्यों सर? क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज पता है। उसी तरीके से यहां भी हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंगल वेलोसिटी होता तो डायरेक्टली यहां पुट करके निकाल लेते, लेकिन यहां पर डबल डबल वेलोसिटी है। तो देखिए ये हो जाएगा हाफ, और मास दिया ही नहीं तो उसको वैसी का वैसी रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पहले केस में 10 है और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 10। दूसरे केस में जो है देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 30 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 20। तो ये हो जाएगा हाफ m, 20 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 100, और यहां पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 20 का कितना हो जाएगा? 400। तो अब यहां पर ये हो जाएगा हाफ m, 400 में से इसको करो कितना हो जाएगा? 300। इसके बाद यहां भी हाफ और m तो दोनों में सेम है, 900 में से 400 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 500। तो ये और ये तो दोनों में कॉमन है, अलग अलग क्या है? यहाँ 300 है और यहाँ 500 है, मतलब ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड कंडीशन जो है, उस सेकंड कंडीशन में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ गया? सेकंड कंडीशन में ज्यादा होगा।
ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।